कथम सन्ति सम्यक सन्ति वा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवज्योतिचा, मी योसिनिया। तो शुरू करते गाइस। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि हम लोग यूनिट 3 के हमारे दूसरे पार्ट पर थे, जो कि है हमारे नाटककारों के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम भास और शूद्रक दोनों पर टिप्पणी कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे नाटककार की ओर, जो कि है श्रीहर्ष। ठीक, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यूनिट 4 में बताया था कि कौन कौन से वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाटक की टर्म्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, वैसे ही मैं आपको आज इस वीडियो में ये भी बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से नाटककारों पर विशेष ध्यान देना है। मतलब करने आपको सारे हैं, लेकिन विशेष ध्यान आपको देना है कालिदास पर, भास पर, श्रीहर्ष पर और भवभूति। शूद्रक, भट्टनारायण, ये लोग मतलब जो लास्ट वाले 3 हैं, ये सब ऐसे होते हैं कि आ सकते हैं, बट अगर आपने ये नहीं किए तो भगवान जी जाने फिर क्यों, क्योंकि ये वो वाले नाटककार हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बाकी याद तो आपको सारे ही करने हैं, उसमें कोई आपके पास कंसेशन नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टाइम मारते हैं अपने आज के टॉपिक में और श्रीहर्ष पर टिप्पणी देखते हैं कि कैसे लिखी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारा इंट्रोडक्शन श्रीहर्ष के बारे में, जो कि हम अपनी टिप्पणी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे संस्कृत साहित्य के नाट्यकार श्रीहर्ष के बारे में कितनी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका रीजन मैं आपको नीचे जब हम ये जानकारी पढ़ लेंगे उसके बाद बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, बट उससे पहले हम श्रीहर्ष का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट हमारा ये है कि श्रीहर्ष या हर्षवर्धन। अब आप ये मत मानना कि श्रीहर्ष ये पूरा इनका नाम है, नहीं, श्री उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए लगाया जा रहा है, हर्ष उनका नाम है। ठीक है, तो श्रीहर्ष नहीं तो जो उनका एक्चुअल नाम था विद सरनेम वो था हर्षवर्धन। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट थे। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती, भाई का नाम राजवर्धन था। भाई जो थे वो इनसे बड़े थे। ठीक है, तो बेसिकली ये उनके छोटे भाई थे। ओके, और बहन का नाम था राज्यश्री। ठीक है, ये हमें इनके फैमिली डायनामिक्स के बारे में भी पता चल गया कि इनके भाई और बहन भी थे। ठीक है, इतनी जानकारी हमें वैसे प्राप्त हो नहीं पाती है यूजुअली, लेकिन इनके बारे में हमें प्राप्त हुई है तो ये हमें याद करनी पड़ेगी। प्लस मैंने आपको ये बोला कि श्रीहर्ष की जो टिप्पणी है वो आ जाती है पेपर में। स्थानीश्वर या कन्नौज पर 606 से लेकर 648 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। जैसा कि हमने बोला कि वो प्रसिद्ध सम्राट थे, तो ऑब्वियस बात है कि उन्होंने राज्य भी किया होगा, तो उन्होंने स्थानीश्वर या कन्नौज कह सकते हो। उस टाइम पर कन्नौज का नाम स्थानीश्वर भी रहा होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं। राइट, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी छोटी छोटी आपको याद रखनी पड़ेगी। अस्तु, फिर उसके बाद ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। ये बेसिकली इसलिए अलग से लिखा है कि वो केवल सम्राट ही नहीं थे, बल्कि उनकी जो रुचि थी साहित्य में उसके कारण वो और ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। यानी कि जब वो राजा थे तो वो प्रसिद्ध थे ही कि वो अच्छे राजा हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज में जो +1 लगता है वो इस कारण से लगता है कि वो संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध नाटककार भी रहे हैं। यानी कि जो उनका साहित्य पर पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी, प्लस उनकी जो रचनाएं थी वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। जब हम उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे तो हम उसे और डीपली समझेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट में हमारा बताया गया है कि वे बाण भट्ट के आश्रयदाता थे। अब ये बाण भट्ट कौन है? तो भाई साहब, बाण भट्ट हैं हमारे संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध गद्यकार। ठीक है, यानी कि जो गद्य काव्य लिखते हैं उन्हें गद्यकार कहेंगे। तो उनको इन्होंने आश्रय दिया था, अपने साथ अपने पास रखा था, कह सकते हो कि अपने कोर्ट में रखा था। ठीक है, तो बाण भट्ट की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, उसमें इन्होंने श्रीहर्ष अथवा हर्षवर्धन जो हमारे सम्राट एवं संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाट्यकार हैं उनके बारे में पूर्णतः लिखा है। प्लस उन्हीं को इन्होंने अपने गद्य काव्य में हीरो
एज नायक लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्री हर्ष का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि श्री हर्ष की ऐसी कौन कौन सी कृतियां हैं, ऐसे कौन कौन से नाटक है, ऐसी कौन कौन सी नाटिकाएं हैं जो कि हमें प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है श्री हर्ष की वो 3 कृतियां या फिर वो 3 नाटक कह सकते हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है नागानंद। अब हम इनके बारे में 1-2 पॉइंट्स में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, रत्नावली, पहला पॉइंट कि एक नाटिका है, दूसरा पॉइंट इसमें 4 अंक है, तीसरा पॉइंट इसके नायक उदयन है, चौथा पॉइंट इसकी नायिका सागरिका ऑल्सो नोन एज, यानी कि उनका जो दूसरा नाम है वो है रत्नावली, बेसिकली जिनके नाम पर ये जो हमारे नाटक का नाम है वो रखा गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है और हास्य और प्रेम रस का सुंदर समन्वय देखा गया है। ठीक है, बाकी अगर आप इतना भी लिखोगे, ये 5 पॉइंट जो मैंने पहले बताया वो भी आपकी टिप्पणी के लिए इनफ होगा। ठीक है, आगे देखो प्रियदर्शिका, पहला पॉइंट ये भी रत्नावली की तरह एक नाटिका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो नायक है वो भी उदयन है, तीसरा पॉइंट इसकी जो नायिका है वह प्रियदर्शिका है, जिनके नाम पर ये जो हमारा नाटक है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट, इस नाटक की कथा वस्तु इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। अस्तु, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ये नाटक इसलिए भी फेमस है कि इसमें कोमल भाव और सुंदर संवादों का समन्वय देखा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं नागानंद, पहला पॉइंट कि इसमें 5 अंक देखे जाते हैं। ठीक है, कितने अंक? 5 अंक। इसका जो नायक है वो है जीमूत वाहन, यानी कि ये नाम है उनका। ठीक है, अब इसकी जो कथा वस्तु है वो किस चीज पर आधारित है? इसकी कथा वस्तु जो आधारित है वो है कि किस प्रकार से नागवंश की रक्षा के लिए वो अपना स्वयं का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, तो इस चीज पर ये आधारित है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि श्री हर्ष की इन रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारे नाटककार श्री हर्ष की रचनाओं की कुछ विशेषताएं। ठीक है, पहली जो विशेषता है वो ये है कि उनके नाटकों में करुण और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। अस्तु, कि मतलब बाकी रस भी होते हैं, बट ये कह सकते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा जो पसंद है या फिर वो जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो ये दोनों रस माने जा सकते हैं। बाकी उनके नाटकों में और भी रस देखे जाते हैं। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट कहता है भाषा अत्यंत मधुर, संस्कृत निष्ठ एवं अलंकार समृद्ध है। आगे देखो, पात्रों का मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। यथार्थवादी तो ठीक है, लेकिन स्वाभाविक यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि सामने आपके नाटक चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जैसे नॉर्मली रियल लाइफ में होता है वैसे वाली चीज है। समझ रहे हो? आगे देखो, इनके नाटक में क्या क्या पाया जाता है। प्रकृति वर्णन, भाव सौंदर्य, संवादों की प्रभावशीलता, यानी कि ये इनके नाटक में अत्यंत ही आकर्षक कही जाती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको याद करनी ही है, इसलिए मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ क्योंकि जल्दी पॉइंट्स में याद होता है और इजिली याद होता है, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। ऑलराइट, आगे देखो, धर्म, प्रेम, त्याग, करुणा एवं परोपकार का सुंदर चित्रण हमें इनके नाटकों में देखने को मिलता है। ओके, लास्ट जो है हमारा पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमारा यह कहता है कि नाट्य शास्त्रों के सिद्धांतों का सफल पालन श्री हर्ष के द्वारा उनकी रचनाओं में किया गया है। अब देखो, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाट्य शास्त्र वो ग्रंथ है जिसमें नाटकों, अभिनय वगैरह इन सब के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें उसके सिद्धांत भी लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो चीज, तो उसका इन्होंने सफल पालन करके दिखाया है। इसलिए भी कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा फेमस है और इनके नाटक भी काफी ज्यादा फेमस है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनका साहित्यिक योगदान कैसा रहा है संस्कृत साहित्य में। अच्छा ही रहा होगा, बट हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, जब हम श्री हर्ष का साहित्यिक योगदान देखेंगे संस्कृत साहित्य में,
तब हम पहला ही पॉइंट ये देखते हैं कि उच्च कोटि के नाटक एवं महाकाव्य प्रदान किए। इससे हमें यह पता चलता है कि जो श्री हर्ष थे उन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखे हैं, उनका हमें एक महाकाव्य भी प्राप्त होता है जिसका नाम है नैषधीय चरितम। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। इसमें अलंकार वगैरह का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, तो ये भी अत्यंत ही फेमस माना जाता है संस्कृत साहित्य में। आगे देखो, इनके नाटकों की बात की जाए तो रत्नावली और प्रियदर्शिका ने श्रृंगार नाट्य परंपरा को समृद्ध किया। ठीक है, तीसरे नाटक नागानंद ने त्याग, दया, परोपकार के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें इनके तीनों नाटकों में डिफरेंस पता चलता है कि दो तो सेम है, ऑलमोस्ट आई एम नॉट सेइंग कि पूरे सेम है, और जो तीसरा है वो उनसे थोड़ा सा उसकी विषय वस्तु अलग है। ऑलराइट, आगे देखो, उन्होंने संस्कृत साहित्य में उनके पश्चात जो उत्तरवर्ती नाटककार रहे उन पर भी गहरा प्रभाव डाला। तो जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि बाणभट्ट वगैरह ये भी इन्हीं से प्रभावित थे, वैसे ही इन्होंने केवल उनको नहीं प्रभावित किया, बाकी और नाटककारों को भी अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। अस्तु, तो ये था हमारा श्रीहर्ष का साहित्यिक योगदान। इसके बाद जो आप लिखेंगे वो होगा निष्कर्ष, और निष्कर्ष में एज आई टोल्ड यू कि आपको जो आपने पूरे अपने आंसर में लिखा है उसी का कुछ कुछ भाग लिख लेना होता है जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपनी श्रीहर्ष पर एग्जाम में आने वाली टिप्पणी को प्रिपेयर कर लिया है। तो इस टॉपिक के लिए केवल इतना ही। अब अगर आपको इस टॉपिक में या फिर पहले के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। और हाँ, आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।